नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार झा, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। डॉक्टर अमित, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू। तो डॉक्टर अमित, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस बारे में कि लेजर सर्जरी क्या होती है। उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं क्या होती है लेजर सर्जरी और यूरोलॉजी में लेजर के क्या कुछ प्रयोग होते हैं, और इस बारे में अधिक जानकारी भी लेंगे। साथ ही अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर अमित से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर अमित, ज्यादातर हमने देखा है लोगों को लेजर सर्जरी के बारे में सुना जरूर होता है, लेकिन उन्हें यही पता नहीं होता है कि आखिर लेजर क्या है। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, लेजर क्या होता है और ये किस प्रकार उत्पन्न होता है। जी, सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ का धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। लेज़र जो है, अगर बचपन में फिज़िक्स की क्लास में थोड़ा ध्यान दिया होगा तो इसका फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। अब ये इसकी फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस साधारणतः हम ये समझ सकते हैं कि ये केंद्रित प्रकाश की एक तरह की किरण है। अब इस मशीन में एक फ्लैश लैंप होता है जो कि कुछ एनर्जी एमिट करती है। फिर एक मीडियम होता है, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है। इस मीडियम में ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और उसके बाद जब ये एब्जॉर्ब होके इसके मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट पे पहुंच जाते हैं, वहाँ से जब लोअर स्टेट पे आते हैं तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है। इसी लाइट को मिरर्स के द्वारा केंद्रित किया जाता है और इसी को लेज़र लाइट या लेज़र एनर्जी कहते हैं। ये एक ऊर्जा का स्रोत है। ये किसी भी तरह की बीमारियों में सर से लेकर पाँव तक, स्किन में, न्यूरोसर्जरी में, यूरोलॉजी में बहुत सारे एप्लीकेशन इसके मेडिकल या नॉन मेडिकल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर अमित, ये भी जानना चाहेंगे कि लेजर ऊर्जा जो होती है, आपने कहा कि एक लाइट एमिशन है वो एक तरह से, जिसको मिरर के जरिए हम केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं। तो शरीर में किस प्रकार से इसको एंटर कराया जाता है? जी, शरीर में एंट्री के माध्यम जो है ये एंडोस्कोपिक उपकरणों के माध्यम से होता है। उसमें एक स्पेशलाइज्ड एंडोस्कोपिक इक्विपमेंट होता है और उसके बाद लेज़र मशीन से जो है एक पतली सी फाइबर जाती है इस एंडोस्कोपिक मशीन में। वो फाइबर जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी होती है और वो इस एनर्जी को सेफली जो है शरीर के अंदर कैरी करती है। शरीर में जहाँ कहीं भी कोई बीमारी है, जैसे कि अगर स्टोन है, तो हमारे जो शरीर के नेचुरल पैसेजेस हैं, बिना किसी कट को लगाए, उन्हीं नेचुरल पैसेजेस से हम पतले पतले एंडोस्कोपिक उपकरण अंदर ले जाते हैं। बीमारी या कोई स्टोन या प्रोस्टेट, जो जहाँ भी बीमारी की जगह है, वहाँ तक हम पहुँचते हैं और उस अंग पे या उस बीमारी पे, उस स्टोन पे इस लेज़र का प्रयोग करके पेशेंट को रोगमुक्त करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि अलग अलग वेवलेंथ की जो लेज़र है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो लेज़र टोटल कितने प्रकार की होती है? जी, लेज़र जो है अपने वेवलेंथ के हिसाब से डिवाइडेड होती है। पुराने ज़माने में एक्साइमर लेज़र, डायोड लेज़र, CO2 लेज़र, इस तरह की लेज़र्स का इस्तेमाल होता था। फिर अब जो कंटेम्प्रेरी साइंस में, यूरोलॉजी में जो लेज़र्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लेज़र है वो होल्मियम लेज़र है, या होल्मियम याग लेज़र जिसको बोलते हैं। बहुत ही वर्सेटाइल लेज़र है और थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन बहुत ही वर्सेटाइल है। किसी भी तरह के स्टोन्स को तोड़ने में कामयाब रहता है ये लेज़र। और स्टोन्स ही नहीं, प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट या ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट या सॉफ्ट टिश्यू के कोई अगर ऑपरेशन है, उनमें भी ये लेज़र आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा ND याग लेज़र, KTP लेज़र और भी बहुत तरह के लेज़र, डायोड लेज़र वगैरह, थुल्मियम लेज़र, थुल्मियम फाइबर लेज़र, ये कुछ लेज़र हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। होल्मियम याग लेज़र सबसे कॉमन जो लेज़र है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है वो है। उसके अलावा थुल्मियम लेज़र भी आजकल प्रोस्टेट वगैरह, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, इन तरह की बीमारियों के लिए थुल्मियम लेज़र भी इस्तेमाल में आ रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर अमित, जब लेज़र थेरेपी की बात होती है या लेज़र सर्जरी की मेनली बात होती है, तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या ये सेफ़ है? तो लेज़र थेरेपी या लेज़र सर्जरी कितनी सेफ़ है, ये भी जानना चाहेंगे। जी, टेक्नोलॉजी उतनी ही सेफ़ है जितना सेफ़ उसको ऑपरेट करने वाला है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, अगर ऑपरेट करने वाला उसको सेफली अप्लाई नहीं करता, तब तक उस टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, वो काम में नहीं आने वाली है। ये बहुत ही हाई एनर्जी केंद्रित लाइट होती है। अगर थोड़ा भी मिलीमीटरों से अगर इसको आगे पीछे या शरीर के नॉर्मल अंग में इसको अप्लाई कर दिया गया,
तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, परिणाम हैं, बहुत डिज़ास्ट्रस हो सकते हैं। तो इसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है मेडिकल कॉलेजेस में, एमसीएच यूरोलॉजी नाम के कोर्स में जो है इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग वेल ट्रेंड हैं, जो अच्छी तरह से इस लेज़र में उन्होंने सालों से इस्तेमाल किया है, उनके हैंड्स में ये लेज़र बहुत बहुत सेफ़ है। कोई इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत इसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी और जल्दी होती है। बिल्कुल डॉक्टर अमित, अब यूरोलॉजी की बात कर लेते हैं। लेज़र पद्धति यूरोलॉजी में किन ऑपरेशंस में इस्तेमाल की जाती है, ये जानना चाहेंगे। जी, यूरोलॉजी में जहाँ तक बात करूँ तो मुख्यतः 2 ऑपरेशन हैं। एक तो स्टोन डिजीज़, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी पथरी की बीमारी हो उसका मैनेजमेंट, और दूसरा प्रोस्टेट। ये 2 बीमारियां मुख्य हैं जिनमें ये लेज़र का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स हैं, जैसे कि पेशाब की थैली का ट्यूमर हो गया। बच्चों में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व नाम की एक बीमारी होती है, उस वाल्व को काटने के काम लेज़र आता है। कभी कभी वृद्ध लोगों में या यंग में भी पेशाब की नली सिकुड़ जाती है, उसको स्ट्रिक्चर कहते हैं। स्ट्रिक्चर अगर यूरेटर में हो या पेशाब की नली यूरेथ्रा में हो, किसी में भी हो, लेज़र के माध्यम से उसको कट किया जा सकता है और पेशाब के रास्ते को बड़ा किया जा सकता है। जहाँ तक स्टोन की बात करें, स्टोन में कई ऑपरेशन हैं, मिनी पीसीएनएल, अल्ट्रा मिनी पीसीएनएल है, इस तरह के ऑपरेशन हैं, RIRS है। इस तरह के ऑपरेशंस में लेज़र का फ्रीक्वेंटली प्रयोग किया जाता है। RIRS ऑपरेशन में हम शरीर के नेचुरल पेशाब के रास्ते से पतली सी दूरबीन किडनी तक ले जाते हैं, और उसमें से एक पतला 200 माइक्रोन का लेज़र का फाइबर होता है, वो किडनी तक उसको पहुंचाते हैं और उससे स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है। बहुत ही सेफ सर्जरी है। इसके अलावा मिनी पीसीएनएल में हम किडनी की तरफ पीछे एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें से एंडोस्कोपिक उपकरण जो है किडनी में प्रवेशित कराते हैं और वहाँ से लेज़र का प्रयोग करके स्टोन को ब्रेक करते हैं। तो इसको मिनी पीसीएनएल कहते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट की जहाँ बात करें तो उसमें जो सबसे कॉमन लेज़र प्रोसीजर होता है वो होलैप होता है, होल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। पुराने ज़माने में जिस तरह से चीरा लगा करके प्रोस्टेट के अंदरूनी भाग को सर्जन अपने फिंगर से जो है निकालते थे, उसी काम को लेज़र के माध्यम से जब बिना चीरा लगाए एंडोस्कोपिक उपकरणों से किया जाता है तो उसको होलैप का नाम दिया गया है। ये ऑपरेशन खासकर उन मरीजों में जिनमें कि ब्लड थिनर मेडिसिन्स चल रही हैं, ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा है, उनमें ये ऑपरेशन काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। बिल्कुल डॉक्टर अमित, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हम वेवलेंथ की बात कर रहे थे कि अलग अलग वेवलेंथ की लेजर्स का इस्तेमाल होता है, तो यूरोलॉजी में पर्टिकुलरली किन वेवलेंथ्स को आप प्राथमिकता देते हैं? जी, जो होल्मियम याग लेज़र है उसका 2100 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा एनडी याग लेज़र जो है उसको 1062 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होती है, वो भी यूज़ होता है। उसके अलावा केटीपी लेज़र या ग्रीन लाइट लेज़र जिसको कहते हैं, उसको 532 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होती है, और ये वेवलेंथ जो है वो हीमोग्लोबिन जो शरीर का खून होता है उसकी कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो जिन मरीजों में ब्लड थिनर मेडिसिन्स चालू हैं या किसी को ब्लीडिंग टेंडेंसी वगैरह ज़्यादा है, कोई इनबॉर्न एरर्स हैं कोआगुलेशन प्रोफाइल के, जिनके खून के थक्के ठीक से नहीं जमते, उनमें ये पर्टिकुलर ग्रीन लाइट लेज़र या केटीपी लेज़र जो है वो बहुत कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन में एब्जॉर्ब होता है। इसलिए ये ब्लीडिंग वगैरह इस ऑपरेशन, प्रोस्टेट के ऑपरेशन में जिसको केटीपी लेज़र से करते हैं, उनमें ब्लीडिंग की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अमित, आप ये जानना चाहेंगे कि लेज़र सर्जरी किनको नहीं करानी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर केसेस होते हैं जब आपको लेज़र सर्जरी नहीं करानी चाहिए, ऐसे में कौन से वो पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप दर्शकों को बताएंगे? जी, लेज़र सर्जरी हर ऑपरेशन में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्टोन्स एक पर्टिकुलर साइज़ लिमिट होती है। किडनी स्टोन्स में लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर के स्टोन तक को जो है लेज़र से डील किया जा सकता है। इससे बड़े या स्टैगहॉर्न स्टोन जब होते हैं, जब पूरी किडनी ही स्टोन से भरी होती है, तो उसमें स्टैंडर्ड जो है पीसीएनएल और उसके साथ जो है कन्वेंशनल जो एयर प्रेशर वाला लिथोक्लास्ट जो मशीन होता है, उसके माध्यम से ही स्टोन को प्रायः तोड़ा जा सकता है। हालांकि कुछ लोग लेज़र भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब एक लेवल से ज़्यादा स्टोन का साइज़ हो जाता है तो लेज़र काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। उसके अलावा जो है कुछ प्रोस्टेट के जो ऑपरेशन है उसमें भी लेज़र नई तकनीक है, इसीलिए बेहतर है, ऐसा नहीं है। TURP ऑपरेशन जो एंडोस्कोपिक ऑपरेशन है अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन है।
कोई भी लेज़र हो वो टीयूआरपी की सिर्फ बराबरी कर पाता है, उससे बेहतर साबित नहीं हुआ है आजकल। लेकिन फिर भी एक लेवल से अगेन कहूँगा, जब प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें टीयूआरपी ही नहीं, हम ओपन सर्जरी की भी कभी कभी सलाह देते हैं। तो इस तरह से कुछ बीमारियां, जैसे कि और भी बीमारियां जैसे कि हाइड्रोसील है, हर्निया है, किडनी के कुछ ट्यूमर्स हैं, इनको अगर हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह करते हैं तो लोग उसी को लेज़र समझ लेते हैं। तो ऐसा सही नहीं है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी टोटली डिफरेंट ऑपरेशन है और लेज़र सर्जरी टोटली डिफरेंट ऑपरेशन है। जिन ऑपरेशन को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से डील किया जाता है उनमें ऐसा उसको लेज़र मानना ठीक नहीं है। स्पेशली बहुत सारे आजकल पेशेंट एग्रीगेटर कंपनीज़ हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं और हर चीज़ में वो लेज़र का ऑपरेशन होगा और कोई ब्लीडिंग नहीं होगी और एक दिन में आदमी ठीक हो जाएगा। इस तरह के इश्तिहारों को पढ़ने से बचें। जो लेज़र सर्जरी है वो एक तरह की सर्जरी ही है, उसमें भी रिस्क होते हैं, बहुत कम होते हैं, रिकवरी जल्दी होती है, लेकिन कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन होगा ही नहीं ऐसा मानना बिल्कुल ठीक नहीं है। और स्पेशली जैसे हाइड्रोसील वगैरह के ऑपरेशन हैं, इनमें कभी भी लेज़र का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कोई भी भ्रांति आपके मन में हो अगर लेज़र सर्जरी को लेकर, तो आप सीधा हमारे डॉक्टर से संवाद कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अमित, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेज़र सर्जरी के फ़ायदे की, क्योंकि आपने कहा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लेकिन इसमें रिकवरी जल्दी होती है, तो और क्या कुछ फ़ायदे होते हैं जानना चाहेंगे। जी फ़ायदों की जहाँ तक बात करें तो लेज़र सर्जरी एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। मतलब कि शरीर को कम से कम चोट पहुंचाकर हमें रोगी को जो है रोग मुक्त करना है, ये इसका प्रिंसिपल है। लेज़र सर्जरी के बाद अमूमन पेशेंट जो है वो सेम डे चलने फिरने लगता है। कई बार तो डे केयर बेसिस पे हम ऑपरेशन करते हैं, सुबह पेशेंट को एडमिट करते हैं, शाम तक पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। इसमें ब्लीडिंग कम होता है, पेन कम होता है एक्सक्यूज़ मी। इसके अलावा इसमें जो है ये बहुत ही वर्सेटाइल होता है लेज़र इसमें किसी भी तरह का जो है स्टोन जो है उसको डील कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हम तस्वीरें देख सकते हैं, ये शायद वो मशीन है और ये आप देख सकते हैं एंडोस्कोपिक एक डिवाइस को यूज़ करके अंदर लेज़र को ले जाया जाता है और उस हिसाब से लेज़र वेपराइजेशन ऑफ प्रोस्टेट, ये इमेज आप देख सकते हैं प्रोस्टेट की जो बीमारी होती है उसमें लेज़र थेरेपी को कैसे यूज़ किया जाता है वो आप देख सकते हैं। और अलग अलग वेवलेंथ्स की लेज़र को यूज़ किया जाता है और अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ्स क्या होती हैं, लेज़र क्या होती हैं, वो भी हमने अभी जाना। डॉक्टर अमित, आगे बढ़ते हैं और जो आप बात कह रहे थे वो आप बिल्कुल पूरा करें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, तो लेज़र सर्जरी के फ़ायदे मैं डिस्कस कर रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है, पेन कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, पेशेंट जो है जल्दी चलने फिरने लगते हैं, हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज होते हैं और अपने काम पे जल्दी लौट सकते हैं। तो ये कुल मिला के फ़ायदे हैं लेज़र सर्जरी के। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा ब्लीडिंग कम होती है, तो क्या जो ज़्यादा जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या फिर डायबिटिक पेशेंट हैं, क्या इनको लेज़र सर्जरी के लिए मना किया जाता है या इसके लिए भी कोई एक पर्टिकुलर प्रिकॉशनरी टर्म लिया जाता है या कोई प्रिकॉशन लिया जाता है जिससे वो भी लेज़र सर्जरी करा सकते हैं? जी, जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें नॉर्मल पेशेंट से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, पर लेज़र सर्जरी इसमें वर्जित है ऐसा तो नहीं है। हाँ, प्रिकॉशंस लेज़र सर्जरी क्या, डायबिटिक हाइपरटेंशन मरीज़ों में अगर कोई भी सर्जरी हम करते हैं तो उनमें थोड़े से प्रिकॉशन हमें अलग से लेने होते हैं। बीपी अगर ज़्यादा है तो उसको पूरी तरह कंट्रोल करके तभी एनेस्थीसिया दिया जाता है। ब्लड शुगर लेवल जो है डायबिटिक पेशेंट्स के अच्छे कंट्रोल में होने चाहिए, उसके बाद ही हम उसको सर्जरी में लेते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशन है, लेकिन लेज़र सर्जरी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक पेशेंट, किसी भी तरह की बीमारी हो उसमें किया जा सकता है, ये वर्जित नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर अमित, जब सर्जरी की बात होती है लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कितने पैसे लग सकते हैं, कितना कॉस्ट होता है पर्टिकुलर सर्जरी का। तो अगर हम लेज़र थेरेपी से सर्जरी करा रहे हैं, इसका क्या कॉस्टिंग रहता है और हमारे बंसल हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं हैं लेज़र सर्जरी को लेकर? जी, तो बंसल हॉस्पिटल की जहाँ तक बात करूँ तो लेज़र सर्जरी हो या नॉर्मल सर्जरी हो,
हमारी जो कॉस्ट ऑफ सर्जरी है वो हम सेम ही रखते हैं। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट कभी ऐड नहीं की है। जो लेज़र सर्जरी के बिना भी कॉस्ट है वही लेज़र सर्जरी की भी कॉस्ट है। ये पेशेंट की चॉइस है भी किस पद्धति से वो ऑपरेशन कराना चाहता है। इसको हम कॉस्ट, ये मशीन ज़रूर कॉस्टली है पर ये कॉस्ट जो है हम पेशेंट के ऊपर पास ऑन नहीं करते। बिल्कुल डॉक्टर अमित, अब बात करते हैं शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की। मैंने सही प्रोनाउंस किया मुझे लगता है। और लेजर सर्जरी में इन दोनों में क्या फ़र्क है? जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोग जो है लिथोट्रिप्सी या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी को ही लेज़र सर्जरी समझ लेते हैं और ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा लाजमी भी है क्योंकि शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में भी शरीर में कोई चीरा नहीं लगता है। सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। लोकल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर होता है। शॉक वेव की जहाँ तक हिस्ट्री की थोड़ी बात करूँ तो जर्मनी में जब ऐसा देखा गया कि साइंटिस्टों द्वारा कि एरोप्लेन जब टेक ऑफ या लैंडिंग करता है तो एयरपोर्ट के आसपास के जो घर की जो खिड़कियाँ हैं वो चकनाचूर हो जाती थी। तो इसको देखते हुए, इससे प्रेरित होकर डोर्नियर नाम के साइंटिस्ट थे वहाँ पे, उन्होंने एक मशीन इजाद करी जिससे कि इन शॉक वेव्स को केंद्रित करके स्टोन के ऊपर केंद्रित, किडनी के स्टोन के ऊपर केंद्रित किया जा सके सेफली, और उसके माध्यम से, मशीन के माध्यम से शॉक वेव जो है डिलीवर किए जाते हैं स्टोन के ऊपर और स्टोन इससे जो है ब्रेक हो जाता है। तो ये शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का कॉन्सेप्ट है ये। पर यहाँ मैं ये बता दूँ कि शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट में और लेज़र सर्जरी के सक्सेस रेट में बहुत फ़र्क है। और शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के कुछ लिमिटेशन भी हैं। जब पथरी का साइज़ 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, यानी 15 mm से ज़्यादा चला जाता है, तो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो है उसकी सक्सेस रेट कम होती जाती है। दूसरी, जब किडनी के निचले हिस्से में स्टोन पड़े होते हैं, लोअर कैलिक्स में, तब शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की सक्सेस रेट जो है वो कम होती है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर हार्डनेस तक ही शॉक वेव लिथोट्रिप्सी को हम यूज़ कर सकते हैं। सीटी स्कैन पे 1100-1200 तक के मैक्सिमम हाउसफुल यूनिट तक के स्टोन को इनसे ब्रेक किया जा सकता है। उससे ज़्यादा हार्ड स्टोन अगर होंगे तो वो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से टूटेंगे नहीं। तो लेज़र इसके कंपैरिजन में बहुत ही वर्सटाइल है। स्टोन कितना भी हार्ड हो लेज़र से ब्रेक हो जाता है। तो इसके मुकाबले में लेज़र डेफिनेटली आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बेहतर भी है, ऐसा कहना चाहिए। बट दोनों टेक्निक बहुत ही अलग टेक्निक है, उनका प्रिंसिपल अलग है। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में मशीन अलग होती है, उसमें इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर होता है, उससे ये शॉक वेव प्रोड्यूस होते हैं। उसको आप साउंड वेव से भले ही कंपेयर कर सकते हैं। और लेज़र जो है ये केंद्रित लाइट एनर्जी है, तो एक साउंड है एक लाइट है, और दोनों में कंपैरिजन करना ठीक नहीं। बहुत ही अलग अलग मशीन्स हैं और इनका इस्तेमाल भी अलग अलग ढंग से होता है, इनके सक्सेस रेट भी अलग होते हैं। चलिए ठीक है डॉक्टर, हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं आकांक्षा छत्तीसगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। जी आकांक्षा, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर अमित से। मैम आपको और सर को नमस्ते। नमस्ते। सर, हमें ये पूछना है कि जिन लोगों को पार्शियल पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन है, सर हमको पार्शियल पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन है राइट वाली किडनी में जी। तो सर इसमें किस तरह से ये लेजर सर्जरी हमारे काम आ सकती है? जी, तो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की आकांक्षी जी, जहाँ तक बात करूँ तो इसमें जो लेज़र एंडोपाइलोटमी वगैरह है ये ऑपरेशन अवेलेबल है। पर एंडोपाइलोटमी ऑपरेशन भले ही लेज़र से हो या किसी भी और एनर्जी सोर्स से हो, इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं पाया गया है। तो पार्शियल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन में अगर पेशेंट को पेन या बार बार यूरिन इन्फेक्शन और इस तरह की प्रॉब्लम या बार बार किडनी स्टोन्स नहीं बन रहे हैं तो इसको ऑब्ज़र्व भी किया जा सकता है। बिना किसी ट्रीटमेंट के इसको किडनी के फंक्शन को फॉलो किया जा सकता है। अगर फंक्शन बरकरार है, सूजन ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, तो इसको ऑब्जर्वेशन में ही रहने देना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट को पेन है, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, किडनी में स्टोन बनते हैं, तो इसमें लैप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी जिसको कहते हैं, ये मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन है। इसमें मतलब बहुत ही कम चोट पहुंचाकर छोटे छोटे छेद पेट में बनाते हैं और उनसे ये सर्जरी जो है संपन्न हो जाती है। ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर ऑपरेशन करवाना ही है तो। मेरे समझ से जो है लेज़र एंडोपाइलोटमी से बेटर ऑप्शन जो है, अगर ऑपरेशन बताया ही गया है तो लैप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी ये बेटर ऑप्शन रहेगा आपके केस में।
बिल्कुल, तो आशा करते हैं कि आकांक्षा जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अमित, आगे बढ़ते हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात कर लेते हैं। क्या डिफरेंस हम माने लेजर सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि कई बार लेज़र सर्जरी का असली मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं। वो कोई भी ऑपरेशन जिसमें कि सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लीडिंग थोड़ी कम हो रही है, दर्द कम हो रहा है, उसको लेज़र सर्जरी का ही नाम दे दिया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी एक अलग मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, इस मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की प्रक्रिया में पेट के अंदर हम छोटे छोटे 3 या 4 छेद बनाते हैं और पेट में जो है गैस को भरी जाती है, जिससे हमें काम करने की जगह मिलती है। तो उसमें फिर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो है, उपकरण अंदर डालकर जहाँ पे भी बीमारी स्थित है, किडनी में कोई ट्यूमर हो या उसमें नली में कोई रुकावट हो, तो उसको जो है इस लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से ठीक किया जाता है। सिमिलैरिटीज़ लेज़र सर्जरी से इसलिए की जाती हैं क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी लेज़र सर्जरी की तरह हॉस्पिटल ड्यूरेशन स्टे जो है वो बहुत कम रहता है, पेन कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है ना, और पेशेंट जो है अपने काम पे जल्दी लौट पाता है। तो इसीलिए कंपैरिजन थोड़े लाजमी है, लेकिन जो है ये पद्धतियाँ बिल्कुल अलग हैं। लेज़र एक एनर्जी सोर्स है, वो किसी भी एंडोस्कोपिक सर्जरी में यूज़ किया जा सकता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पेट के अंदर किया जाने वाला एक एंडोस्कोपिक ऑपरेशन है जो छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से किया जाता है। ये टोटली डिफरेंट सर्जरी की पद्धति है। बिल्कुल डॉक्टर अमित, अगर हम बात करें कि क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लेज़र सर्जरी में, तो वो आप दर्शकों को बताएं। जी, लेज़र सर्जरी जो है, एक तो क्योंकि बहुत ही एक केंद्रित एनर्जी सोर्स है, तो इसमें जो है अगर सही जगह पे इसका प्रयोग नहीं किया गया तो बहुत जल्दी ये जो है टिश्यूज़ को डैमेज भी करता है। हालांकि होल्मियम लियाग लेज़र का जो है डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन है, जो नॉर्मल टिश्यूज़ में है, वो 0.4 mm ही है, मतलब कि 1 mm से भी कम इसकी जो है पहुंच है, वहीं तक ये पहुंचता है। तो टिश्यूज़ को डैमेज बहुत कम करता है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी ट्रेंड सर्जन्स की ज़रूरत होती है जो कि इसको सही जगह पे केंद्रित कर सके ताकि इसके कॉम्प्लिकेशन ना हो। हालांकि रेयर केस में किसी भी सर्जरी की तरह, किसी भी एंडोस्कोपिक की सर्जरी की तरह इसमें स्ट्रक्चर बनना, ब्लीडिंग होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पर ये कॉम्प्लिकेशन जो है 100 में किसी 1 या 2 मरीज में 1 या 2% ही इसके रेट होते हैं। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर PC जोशी भोपाल से। जी, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर अमित से। हाँ जी, डॉक्टर झा। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, बताइए। हाँ नमस्कार। मैं एज ए डॉक्टर ये जानना चाहता हूँ कि हेलो। जी बताइए, जी पूछिए अपना सवाल। हाँ हाँ, तो प्रोस्टेट सर्जरी में जी जो मैं पिछले 40 साल से अनुभव कर रहा हूँ कि जी। बहुत सारे डॉक्टर जो यूरोलॉजिस्ट हैं जी। दे प्रीफर TURP, और कुछ लोगों का कहना है कि लेजर इज बेटर। So I want a technical difference कि which is better in what conditions they overweigh। जी, तो जैसा कि मैंने अभी पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, जिसको कि हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं साधारण भाषा में, उनमें किसी में भी TURP जो कि साधारण एंडोस्कोपिक ऑपरेशन है प्रोस्टेट का, और लेज़र, दोनों में से जब कंपेयर किया गया तो कोई भी लेज़र सर्जरी को जो है वो TURP से बेहतर नहीं पाया गया है। पर एक स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन है जो कि ओल्ड है, जिनमें कि हार्ट डिजीज़ है, जिनको एंटीप्लेटलेट्स वगैरह चल रहे हैं, उनमें थोड़ी ब्लीडिंग रिस्क जो है लेज़र से कम पाई गई है। तो कोई भी ऑपरेशन ऐसा ब्लैंकेट कह देना कि ये ऑपरेशन उस ऑपरेशन से बेटर है, ऐसा सही नहीं रहेगा। जब आपके डॉक्टर्स पेशेंट्स को देखते हैं तो उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सी सर्जरी अच्छी रहेगी, लेज़र सर्जरी या नॉर्मल प्रोस्टेट सर्जरी, वो सर्जन के हाथ में ही छोड़ देना चाहिए। और जहाँ तक आपने प्रिवलेंस की बात करी कि ज़्यादातर लोग TURP प्रीफर करते हैं, वो एक ट्रेनिंग का मैटर है। जो जिस चीज़ में ट्रेंड होता है उसी को ज़्यादा प्रमोट करता है। अगर उन्होंने लेज़र सीखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो फिर वो TURP को ही प्रमोट करेंगे, उसी को अच्छा बताएंगे। लेकिन ज़्यादातर जब अगर इंडिपेंडेंट उसकी बात करें, जो दोनों ही टेक्निक में सर्जन अगर ट्रेंड है, तो वो पर्टिकुलर पेशेंट पॉपुलेशन में लेज़र को ऑफ़र करेंगे, खासकर जिनमें एंटीप्लेटलेट वगैरह चल रही हैं।
और एक पर्टिकुलर नॉर्मल पेशेंट जो है जिनमें कि सिंपल प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है और उसके वजह से सर्जरी करनी है, उसमें TURP इज़ ऑल्सो गुड इनफ। तो दोनों डॉक्टर्स के बीच के संवाद को सुन के ये हमने जाना कि कोई भी सर्जरी हो उसको पर्टिकुलरली ये नहीं कहा जा सकता कि वो सक्सेसफुली होती है या बेटर होती है, लेकिन लेज़र सर्जरी के बारे में जितनी भी जानकारी हमने जानी है डॉक्टर अमित कुमार से। डॉक्टर अमित, बहुत धन्यवाद आपका आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमने ये जाना कि लेज़र सर्जरी की जो भ्रांतियाँ हमारे मन में थी कि लेज़र सर्जरी कब करवानी चाहिए, किस तरह से करवानी चाहिए, या कितनी सेफ होती है, कितनी अनसेफ होती है, ये सब ब्रीफली हमने जाना। और आज हमने डॉक्टर अमित कुमार से ये भी जाना कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और लेजर सर्जरी में क्या कुछ डिफरेंस होते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हम कल फिर हाजिर होंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।